नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार बीएसवी गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2024 से 28 वाले सत्र का जो एग्जाम होने वाला है, इसका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जितने भी प्रश्न होता है, जो पूरा सिलेबस कहा जाए, तो पूरा सिलेबस हम इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम इस वीडियो में देखेंगे और 100% अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे ग्रेड से आप पास कर जाएंगे। पूरे सिलेबस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा और किस तरह से आप प्रश्न को देख पाएंगे, तो बिल्कुल रूप से ओरिजिनल प्रश्न में जो प्रश्न छपा है वो प्रश्न हम इस क्वेश्चन पेपर में आपको टिक करके दे देंगे, ताकि आप परीक्षा में जब जाएंगे तो पूरी तरह से बना पाएंगे। सारा चैप्टर को हमने कवर किया है बस एक ही वीडियो में। लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आपके लिए काफी बेहतर होगा। और ध्यान रखिएगा, ये बिहार या फिर भारत के सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगा जहां पर भी एनईपी 2020 लागू है, यानी न्यू शिक्षा पॉलिसी लागू है, यानी 2020 जो भी जहां पर भी लागू है, यानी 4 साल वाला ग्रेजुएशन कोर्स जहां पर भी हो रहा है वहां के लिए ये विषय जो है लागू है। तो ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है और इस वीडियो को पूरा देखना है। बस विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो आपका 5 अंक का होगा। 4 प्रश्न आपको बनाना होगा जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा, और 10 नंबर का 3 प्रश्न होगा जो बनाना होगा जिसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा, और 2 नंबर का 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना होगा जो कि 20 नंबर, और 30 नंबर का होगा लॉन्ग क्वेश्चन, 30 20 50, और यहाँ पर 70 नंबर का होगा। 20 नंबर आपको असाइनमेंट पे या फिर प्रैक्टिकल के लिए आपको मिलता है। तो चलिए ज्यादा सोचा विचारी नहीं करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला जो टॉपिक में आ रहा है, प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है, उसको हमने यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर दिए हैं। राजनीति विज्ञान क्या है या पॉलिटिकल साइंस क्या है। क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख देगा पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो वहां पे घबराइएगा नहीं, ठीक है। ऐसे लिख देगा पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, ठीक है, या इसकी उत्पत्ति, यार बहुत सारा चीज पूछ सकता है। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। प्राचीन काल से ही राज्य के यानी किसी भी राज्य के क्रियात्मक रूप के हेतु राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी राज्य का जो है, राज्य को चलाने के लिए या उसका काम करने के लिए, यानी क्रियात्मक रूप से उसे आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक के द्वारा ही नेता पॉलिटिक्स लोग बनते हैं और फिर वो देश को या फिर राज्य को चलाते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस बात को समझ रहे होंगे। किया जाता था। राजनीतिक शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। देखिए, अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी का हिंदी रूपांतरण होता है राजनीति, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुआ है। अब पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कि राजनीतिक अर्थात पॉलिटिक्स का जो है उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, किस से हुआ है। यूनानी भाषा के पॉलिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है साथियों नगर राज्य। पॉलिटिक्स का अर्थ होता है नगर और राज्य होता है। वर्तमान समय में नगर राज्यों को दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए हम राजनीतिक शास्त्र को किसी भी राज्य के शासन की कला के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये लाइन बहुत आसान था जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। राज्य का अध्ययन करने वाले विज्ञान को राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। यहां से पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्य का जिस भी विज्ञान के जिस भाग में राज्य का अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसको देखिए, कई प्रकार से कई विद्वानों के द्वारा जो है अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा को 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 वर्गों में बांटा गया है। परंपरावादी परिभाषा और एक होता है आधुनिक परिभाषा। तो दोनों में से 1-2 परिभाषा को आपको ध्यान से देखना है, बस ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ परंपरावादी विद्वान राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य के अध्ययन से मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र को जो हम लोग पढ़ते हैं यह केवल राज्य से संबंधित होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होता। ये गांव समाज कस्बा टोला मोहल्ला से भी संबंधित होता है, क्योंकि जिस तरह से एक देश को या राज्य को चलाने के लिए राजनीतिक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक टोला मोहल्ला को चलाने के लिए भी जो है इस छोटी पॉलिटिक्स या छोटी राजनीति की आवश्यकता होती है। इस
मान्यता को मानने वाले वैज्ञानिक है गॉरिस, एक्टन, बलंट, साली, गार्नर इत्यादि प्रमुख है। इसमें गार्नर जो है बिल्कुल रूप से प्रमुख है। गार्नर के बारे में ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आपको भर भर के पूछे जाते हैं। अन्य विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे कि लिकॉक मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है इसमें सरकारों का अध्ययन किया जाता है। जेम्स तथा सीले आदि का उल्लेखनीय जो है इसमें है। गैटल, पोल, डिमोंक, जाकरिया इत्यादि विद्वानों का मान्यता है कि सरकार का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान है। तो साथियों इस तरह से कुछ बात आपको याद रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट आना है राजनीतिक शास्त्र की नवीन परिभाषा, यानी नई परिभाषा जो है, जो इसको हम लोग आधुनिक परिभाषा कहते हैं। यहां से प्रश्न एग्जाम में बनता है और ऑब्जेक्टिव भी निकलता है। यहां से आपको लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव सब प्रश्न हो जाएगा। याद रखिएगा, यहीं से आपका लॉन्ग प्रश्न भी बनता है और यहीं से शॉर्ट भी बनता है। कहा जाता है राजनीति की नवीन परिभाषा में एक राजनीतिक शास्त्र को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन माना गया है, यानी मानव जो काम करते हैं उसका अध्ययन माना गया है। कुछ बात बहुत ज्यादा सही है इसमें। कुछ विद्वान इसे राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो कुछ आधुनिक विद्वान इसे निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। तो जो आधुनिक परिभाषा है ये कुछ हद तक जो है पहले वाले से हटकर है और बिल्कुल सत्य भी है। इस तरह से वो टॉपिक खत्म होता है। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है स्कोप, यानी राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र क्या क्या होता है। तो राजनीतिक शास्त्र का जो क्षेत्र के संबंध में अगर बात किया जाए तो सभी विद्वानों का इसमें मतभेद है। एक समान बात नहीं बोला गया है, सभी के द्वारा अलग अलग बात बताया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि राज्य को इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु मानते हैं, हमने पहले भी बताया। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र जो है इसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सरकार का अध्ययन किया जाता है। देखिए राज्य का अध्ययन कहना, इसमें गवर्नर साहब का नाम बहुत ज्यादा आता है, याद रखिएगा गवर्नर, इनके बारे में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखिएगा। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका सरकार का अध्ययन है, जिसमें लिकॉक सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। सरकार से जोड़ते हैं कुछ, यहाँ पर देखिए ना, कुछ विद्वान इसका संबंध सरकार से जोड़ते हैं। कुछ राज्य और सरकार को राजनीतिक शास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो इस तरह से इसमें जो है मतभेद है सभी वैज्ञानिकों के बीच। आधुनिक दृष्टिकोण यही है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य तक सीमित नहीं है, जो कि हमने पहले बताया। अभी के जो है राजनीतिक शास्त्र वो राज्य तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत राजनीतिक मनुष्य, उसके व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा, सर्वेक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, कहता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो राजनीतिक विज्ञान है, यह केवल राज्य तक सीमित नहीं है। लेकिन पुराने विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र जो है यह जो है राज्य का अध्ययन है, जो कि कुछ हद तक ही सही है। कुछ विद्वानों का मानना था उस समय कि यह सरकार का अध्ययन है। कुछ विद्वानों का मानना था सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है, ठीक है। लेकिन यह जो है वास्तव में जो क्या है, सभी के सिद्धांत, विचार, सर्वेक्षण आदि का यह अध्ययन होता है और यह राजनीतिक मनुष्य के व्यवहार से जुड़ा होता है। तीसरा नंबर टॉपिक है आपके सामने, राजनीतिक शास्त्र विज्ञान है या नहीं है। देखिए बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन ये होता है और यहां से प्रश्न भी बनेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस, लेकिन क्या यह साइंस है वास्तव में या नहीं है। तो राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति के संबंध में दो मत है, यानी दो यहां पर बात रखा गया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राजनीतिक शास्त्र तथ्यों के विषय में मतैक्य का अभाव है, यानी जो तथ्य होता है उसमें जो है मतैक्य यानी मत का अभाव होता है, बहुत लोग सहमत नहीं होता है। वास्तव में जो देखिए राजनीति करते वहां पर एक आदमी का बात, यानी एक नेता का बात सभी नेता जो है सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। सबका अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग बातचीत होती है, उसमें कार्यकरण संबंध का स्थापित नहीं होता है और काम करने की जो है क्षमता उसमें स्थापित नहीं होता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई विशेष घटना किस खास कारण और परिणाम का, ये बात, इसमें कोई बात परफेक्ट नहीं होता है। राजनीतिक विज्ञान में ये परफेक्ट बात है, इसका कोई विशेष घटना है, हमेशा इसमें बदलाव होते रहता है। इसमें पर्यवेक्षण और परीक्षण के आधार पर सिद्धांत का निर्धारण नहीं किया जाता। पहले ही हमने बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, कोई भी सिद्धांत को पहले जो है प्रयोग या प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है। तो
तो इस तरह से जैसे कि भौतिक शास्त्र अगर पढ़ते हैं आप या आप रसायन शास्त्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र में कोई भी प्रयोग नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए नहीं होता। अन्य विद्वान इस तरह से कुछ लोग का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र के नियम निश्चित और शाश्वत है और यह विज्ञान नहीं होता है, लेकिन अन्य विद्वानों ने कहता है कि राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानता है। कुछ विद्वान लोग नहीं मानता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें कोई सिद्धांत जो है पहले प्रयोग करके नहीं दिया जाता है, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है भाई साहब कि राजनीतिक शास्त्र में पर्यवेक्षण संभव है, यानी पर्यवेक्षण मतलब कि देखना अवलोकन करना संभव है। इस बात का पर्यवेक्षण हो सकता है कि राजनीतिक विषमताओं के कारण क्रांतियां होती है, जो कि बात कुछ ही हद तक सही है, ज्यादा सही नहीं है। मिला जुला कर बात कहा जाए तो राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, यह वास्तव में विज्ञान नहीं है बल्कि एक राजनीतिक शास्त्र है। चलिए अगली टॉपिक और चलेंगे, और यहाँ पर है, यह टॉपिक उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। कहता है राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की परंपरागत और आधुनिक प्रणालियों में क्या अंतर है। देखिए राजनीतिक शास्त्र के बारे में जो हमने ऊपर में ही आपको समझा दिया है, जब भी राजनीतिक शास्त्र से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, यह विज्ञान है या नहीं है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है, तो आपने ऊपर में ही पढ़ लिया है कि राजनीतिक यानी पॉलिस शब्द से लिया गया है। राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस शब्द जो है यूनानी भाषा के पॉलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, ऊपर में हमने बताए थे आपको, राज्य और नगर होता है, उसी का अध्ययन करना ही राजनीतिक शास्त्र कहलाता है। उम्मीद है कि ये सारी बात को आप समझ रहे होंगे और ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, देख लीजिएगा। लेकिन सबसे जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपका ये प्रश्न रहा, राज की प्रकृति के आंगिक सिद्धांत क्या होता है, यहां से, या राज की उत्पत्ति, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है राज की उत्पत्ति, जो कि हम नीचे देखने वाले हैं, और ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रश्न आने वाला है। तो चलिए इस चीज को पहले समझ लेते हैं। राज की जो प्रकृति होती है भाई साहब, वह किससे संबंधित होती है, संबंधित जीवधारी सिद्धांत है। राज की प्रकृति से संबंधित जीवधारी सिद्धांत, जिसे आंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब केवल आपसे पूछ देगा आंगिक सिद्धांत क्या है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि आंगिक सिद्धांत क्या है, तो आपको वहां पे बताना है कि आंगिक सिद्धांत उसको कहते हैं जिसमें राज की प्रकृति से संबंधित जीवधारियों का सिद्धांत वर्णन जिसमें किया जाता है, उसी को आंगिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्ति से स्वतंत्र एक जीवधारी शरीर है। जिस तरह मनुष्य का शरीर जीवित परमाणुओं से बना होता है, यानी मानव का शरीर जो क्या है, जीवित परमाणुओं से बना होता है, उसी प्रकार राज्य व्यक्ति रूपी जीवित परमाणुओं से बना होता है। यानी राज्य जो है वो जीवित व्यक्ति रूपी परमाणु से बना होता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य अपने स्वभाव में एक जीवधारी के समान है। यानी कहा जाता है साथियों, जो राज्य होता है, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य है, या भारत को भी एक राज्य के अंतर्गत ही रखा जा सकता है, ठीक है, दुनिया के लेवल में। तो यहाँ पर जो है यह आंगिक सिद्धांत इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवधारी वास करते हैं। अब पता है कि हर एक राज्य में जीवधारी रहते हैं और वह उसमें जीव होता है। अब जीव जिस प्रकार, जीव का आत्मा या उनके शरीर का हर एक भाग जो होता है क्या है, परमाणु, छोटे छोटे परमाणु से बने होते हैं, जैसे नाक, कान, फेफड़ा, आंख इत्यादि जो भी अंग है। तो जो भी जीवधारी का अंग होता है वो बना होता है और उससे पूरा समाज, और समाज से एक राज्य का निर्माण होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि राज्य की प्रकृति आंगिक सिद्धांत है। कोई भी प्रश्न यहां से रहेगा, आप चुटकी में हल करिएगा, ऐसा आपके अंदर ताकत आ जानी चाहिए इस वीडियो के बाद। छठा टॉपिक होगा राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होता है, कोई राज्य कैसे बनता है। राज्य की उत्पत्ति ना तो ईश्वर ने की है, ना शक्ति के द्वारा हुई है। देखिए राज्य का जो उत्पत्ति है, ना ही कोई भगवान किए हैं, ना शक्ति के द्वारा हुआ है, तो आखिर हुआ कहां से है। और ना राज्य सामाजिक समझौता का परिणाम है। मतलब कहता है ना समाज ने राज्य को बनाया, ना ईश्वर ने बनाया, ना कोई शक्ति बनाया, बल्कि यह ऐतिहासिक विरासत का परिणाम है। यानी इतिहास में जो घटित घटना है उसी का एक परिणाम है, जिसके बाद एक राज्य का निर्माण होता है। शताब्दियों में उसका धीरे धीरे विकास हुआ। साथियों शताब्दी का मतलब होता है, जैसे 100 साल को हम लोग कहते हैं शताब्दी,
और कई सौ साल मिलकर बनाता है शताब्दियां। ठीक है, जैसे अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है, तो अनेक तत्वों ने इसके विकास में सहयोग दिया, जैसे रक्त संबंध, धर्म, वर्ग तथा युद्ध, राजनीतिक चेतना, आर्थिक आवश्यकताएं इत्यादि मनुष्य की जित, मतलब कि यहाँ पर है जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुए, जो भी बातचीत हुई, उसी का परिणाम है, उसी के स्वरूप जो है एक नई राज्य का निर्माण हुआ, जो राज्य का नाम हुआ, जिसका आगे चलकर नाम हो गया। ठीक है, इसी से आगे चलकर राजनीतिक संगठन का उदय हुआ है और इसी ने विकसित होकर के आज जटिल, व्यापक और शक्तिमान राज्य का रूप धारण कर लिया है। मतलब राज्य के बारे में पूछेगा, मिला जुला करके सारी बात आपको हमने जो ऊपर में समझाए हैं, इसी बात को वहां पर लिखना पड़ता है। तो राज्य की उत्पत्ति जो होता है, यह जो होता है किस तरह से होता है, यह एक ऐतिहासिक विरासत का परिणाम, यानी पुराने जमाने में जैसे कि बहुत कम लोग थे, लोगों की संख्या बढ़ता गया इतिहास के जैसे, और धीरे धीरे विकास हुआ, अनेक तत्व का खोज हुआ, संगठन बना, संगठन बनने के बाद संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, संबंध बना, रिलेशन बना, धर्म आया, और इन्हीं सब से जो है एक संगठन के बाद जो है एक राज्य बनता है। अगला टॉपिक है 7 नंबर, राज्य की देवी उत्पत्ति सिद्धांत क्या है मेरे भाई। राज्य की देवी उत्पत्ति सिद्धांत का अत्यंत प्राचीन है। दैवी उत्पत्ति का मतलब होता है देवता से संबंधित है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर या किसी देवी शक्ति से हुई है, ऐसा बात माना गया है। यह बात भी आप ऊपर में लिख सकते हैं। कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति जो है किसी देवी या फिर ईश्वर से हुई है, और संसार में सब कुछ इसी शक्ति से होता है, और अभी वर्तमान में भी जितना भी काम हो रहा है संसार में, वह ईश्वर या फिर देवी की शक्ति से ही हो रहा है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसी का आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य बनता है। ये बात कहना है लोगों का कि राजा जो है यही ईश्वर होता है, ईश्वर का रूप लेता है, और इसी की आज्ञा का पालन जो है सभी जनता को करना एक कर्तव्य होता है। जैसे हिंदू, यहूदियों, ईसाइयों इत्यादि सभी धर्मों में देवी सिद्धांत को मान्यता दी गई। देखिए यहूदी वर्ग के जो लोग थे उन सब में भी जो है ये धर्मों का जो है सिद्धांत की मान्यता दी गई है। विभिन्न युगों में राजतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया गया, परंतु आधुनिक विचारकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। देखिए पुराने जमाने के लोगों के अनुसार इस सब बातों को मान्यता दी गया, लेकिन जो अभी के या आधुनिक जो विचारक हुए, आधुनिक दुनिया में जो आए विचारक लोग, यानी विचार करने वाले विद्वान, उन्होंने उनके बातों को स्वीकार नहीं किया, उन्हें इसे को है वो खत्म कर दिया एक तरह से। 8वां टॉपिक है आपके सामने, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत क्या है। देखिए कोई भी सिद्धांत आ सकता है, तो समाज, देखिए पहली बात तो हमने सब बताए कि राज्य की उत्पत्ति कोई समाज नहीं किया है, एक ऐतिहासिक परिणाम स्वरूप है। लेकिन सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता का सिद्धांत है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने बीच व्यवस्था को संपूर्ण नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने सामाजिक समझौता द्वारा राज्य रूपी संस्थाएं बनाई। इस सिद्धांत के अनुसार हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि यह सिद्धांत राज्य को देवी न मानकर एक मानवीय संस्था मानते हैं। देखिए जितना वैज्ञानिक हमने नाम लिया, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब का मानना है कि एक राज्य का सिद्धांत जो है ये देवी नहीं मान करके इन्होंने एक मानवीय संस्था मानते हैं, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने परस्पर समझौता द्वारा किया है। यानी वही मानना है कि राज्य का निर्माण जो है वो लोगों के द्वारा समझौता करके और संगठन बना करके किया गया। लेकिन एक बिलॉवी साहब आते हैं जिनका कहना है कि इस सिद्धांत का स्पष्ट रूप से लिखा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को समाज को उन व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौता का परिणाम है जो संगठन निर्माण से पहले सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त थे। यानी कहता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है उन व्यक्तियों से संबंधित है जो पहले समाज में किसी भी प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते थे, बल्कि फ्री थे, फ्री स्टेट में थे। जब उनके ऊपर एक नियम प्रतिबंध लगाया गया संगठन के तौर पे, तो यही आपका बन जाता है सामाजिक सिद्धांत बन जाता है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और आगे है राज्य की उत्पत्ति का हो ही गया, इसका विचारधारक जो बता ही दिया आप लोग को। ऑस्टिन का संप्रभुत्व सिद्धांत, यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है।
ऑस्टिन का प्रभुता का सिद्धांत जो कहता है, आइए इसको समझ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भर भर के परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऑस्टिन इंग्लैंड का विधि शास्त्री था। उसने 1832 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्या किया, लेक्चर ऑफ जॉरिस्प्रूडेंस। ये पुस्तक का नाम पूछा जाता है किसने लिखा था, तो आपको बताना है ऑस्टिन साहब, जो इंग्लैंड के विधि शास्त्री थे। संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु का आदेश बताया, यानी कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन साहब ने कहा संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं। परिभाषा को आप लोग को एक दो बार जरूर पढ़ना है, समझना है। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भागों से अपने आदेश का पालन करता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति शक्ति संपन्न होती है और वह समाज उस सत्ताधारी सहित राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। देखिए, ये पंक्ति में कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सत्ताधारी है, यानी सत्ता में है, यानी जो राजा है, वह व्यक्ति स्वयं, अगर वो खुद राजा किसी और की आज्ञा का पालन नहीं करता हो, वह समाज के अधिकांश भाग से का आदेश का पालन करता हो, यानी समाज के लोगों का बात का पालन करता होगा, तो वह सत्ताधारी व्यक्ति शक्ति संपन्न होती है और वही अच्छा होता है। और यही एक प्रकार का संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब जो ऐसा राजा या वैसा सत्ताधारी जो किसी अन्य के आज्ञा पालन पर नहीं चलता है, बल्कि वह समाज के आज्ञा पालन या उसी के बातों पर, उन्हीं के विचार और उनके हित पर काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यही आपका है संप्रभुता। चलिए 10 नंबर है व्यवहारवाद की सीमाएं क्या क्या है। यहां से भी आपका प्रश्न 10 नंबर का और 5 नंबर का पूछा ही जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो व्यवहारवाद की जो सीमाएं होती है छात्रों, आपको 4 से 5 सीमा को ध्यान रखना है। नीति निर्माण संबंधी मामलों में राजनीतिक विज्ञानों के लिए व्यवहारवाद का प्रयोग। व्यवहारवाद होता है कि लोगों ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, व्यवहार के अनुसार उनमें जो आगे बढ़ने की क्षमता हुआ, जो नई पॉलिसी आया, नियम आया, उसकी को हम लोग व्यवहारवाद कहते हैं। बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि नीति निर्माण में एक नहीं बल्कि अनेक तत्व अपना महत्व रखता है। नीति निर्माण मतलब होता है कि नियम को बनाना, ठीक है। व्यवहारवाद के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह उसके समसामयिक राजनीतिक के उत्पादनों से पृथक कर देता है। यह बात है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर आपका, व्यवहारवादियों ने अपने आप को तात्कालीन एवं गंभीर समस्याओं से पृथक मतलब अलग करके आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवी वर्ग में सम्मिलित कर लिया। देखिए, व्यवहारवादियों जो लोग हैं, व्यवहार करने वाले, वो बुद्धिजीवी वर्ग मतलब क्या होता है, जो बुद्धिवान लोग होता है, उन्होंने अपना कुर्सी आराम कुर्सी कर लिया, यानी वो बुद्धिजीवी वर्ग में आ गया और वह अपने आप को स्वतंत्र पा लिया, ठीक है। ऐसा लोग करने लगा था, ठीक है। चौथा है व्यवहारवाद के लोग जो है अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व होता है। उसका आचरण, यानी जो व्यवहारवादी लोग होता है, उसका आचरण, उसके ज्ञान, सीमाएं, साधन, रोग, द्वेष, झुकाव, पक्षपात आदि ऐसे तत्व बिल्कुल रूप से उन्हें कोई प्रभावित नहीं करता है। वह व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यही सब व्यवहारवाद वाले बात में आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी उत्तर व्यवहारवाद। क्या होता है मेरे भाई, तो उत्तर व्यवहारवाद जो होता है, व्यवहारवाद का प्रादुर्भाव परंपरागत अध्ययन पद्धति का प्रतिक्रियात्मक स्वरूप होता है। यानी व्यवहारवाद के उत्पत्ति के बाद जो है उत्तर व्यवहारवाद आता है, ठीक है। व्यवहारवादियों ने क्या किया, व्यवहारवादियां कौन होता है, जो आराम कुर्सी चाहता है, बुद्धिजीवी वर्ग में अपने आप को रख लिया, वही सब लोग होता है, ठीक है। परंपरागत अध्ययन पद्धति की इस आधार पर आलोचना की कि यह केवल विषय के संस्थापक पहलुओं से संबंध है तथा इसमें ऐतिहासिक और वर्णनात्मक शैली को अपनाया गया था, अतः यह समाज में हो रहे
राजनीतिक परिवर्तनों को समुचित रूप से व्याख्या करने में असफल सिद्ध हुआ। उत्तर व्यवहारवादी लोग कम सोचते समझते थे, ठीक है, जैसे कि देखिए है, इसलिए 1948 से 60 ईस्वी के काल में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में शोध और अध्ययन के क्षेत्र में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को अपना करके विशुद्ध विज्ञान बनाने के मार्ग में ठोस कदम उठाए गए, परंतु इन प्रयासों के बावजूद यह अनुभव किया गया कि व्यवहारवाद के कारण ही राजनीतिक विज्ञान का, राजनीतिक जीवन का वास्तविक समय, मतलब दोस्तों देखिए इसमें जो बात है ना, उत्तर व्यवहारवाद में ये जो है वही सारा बात, उसी सब बात को लिखा गया है, लेकिन विस्तार से लिखा गया है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ हार्ड है, लेकिन आपको स्लो करके या अच्छा करके पीडीएफ दे देंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? जो न्यायपालिका होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु निम्नलिखित उपाय किया गया, यानी उन्हें स्वतंत्र बनाए रखने के लिए निम्नलिखित काम किया गया। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो न्यायपालिका की रक्षा करता है। न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन संविधान में किया गया है। अब न्यायाधीश बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, इसका वर्णन संविधान में किया गया है। न्यायाधीश एक निश्चित आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। इनका जब एक निश्चित आयु पूरी जाता है तो ये सेवानिवृत्त मतलब क्या होता है, सेवा से बाहर हो जाते हैं। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, और न्यायाधीश को अगर हटाना होगा तो महाभियोग के द्वारा ही हटा सकते हैं। महाभियोग का मतलब होता है कि उनकी गलती को बता करके ही उन्हें हटाया जा सकता है। और सेवानिवृत्ति होता है वह जब तक सेवा दे सकते हैं तब तक रह सकते हैं, जब मतलब कि एक निश्चित उम्र पूरेगा तभी वो सेवा दे सकता है, और उम्र पूरा होने के बाद ही वो उसमें से हट सकते हैं। अगला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा छपेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा यह प्रश्न। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रजातंत्र का वह रूप है जिसमें देश के सभी नागरिक समय समय पर एकत्र होकर के स्वयं सार्वजनिक निर्णय करते हैं, न कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने निर्णय लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। प्रजातंत्र में होता है कि जिसमें देश के सभी नागरिक, यानी देश के जितने भी नागरिक होता है वह एक समय पर कहीं एकत्रित हो जाएंगे, यानी सब लोग नहीं, मतलब जो वरिष्ठ लोग होते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है किसी बात पर निर्णय लिया जाता है। प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रमुख समर्थक माना जाता है। प्रत्यक्ष जो है ये प्रजातंत्र, इसका प्रमुख रूप से ये रूसो ने दिया था। इसमें क्या होता है, देश के सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं और किसी भी टॉपिक पर जब निर्णय लेता है तो वही आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि चुनाव के द्वारा कोई नेता जीत गया और वो आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पर होता है सभी लोग, देश के पूरे नागरिक एक जगह एकत्रित होकर के निर्णय लेता है। अपनी कुछ विशिष्टताओं के साथ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान में अगर है कहीं तो वह है आपका स्विट्जरलैंड में है। वहां पे जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। यहां से प्रश्न बनेगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है या प्रजातंत्र कहाँ है, तो आपको बोलना है स्विट्जरलैंड में है, जहां नागरिक अपने शासन संचालन में स्वयं प्रतिभाग करते हैं, यानी जो शासन चलाना होता है तो वहां के नागरिक स्वयं चलाते हैं। प्राचीन यूनान में भी कुछ कमियों के साथ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान था, ठीक है। चलिए अप्रत्यक्ष तंत्र को देख लेंगे, प्रजातंत्र को, इनडायरेक्ट को। जब राजनीतिक सत्ता लोगों में समाहित होता है, परंतु इसके प्रयोग का अधिकार उन प्रतिनिधियों को दिया जाता है जो लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है। यानी अप्रत्यक्ष में होता है कि जिसको आप वोट देकर के जिताते हैं वही उस अधिकार का प्रयोग करेगा, और उस अधिकार के दम पर वो है प्रजा के लिए या फिर जनता के लिए कोई काम करेंगे, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है। यहां से प्रश्न 100% बनता ही है परीक्षा में। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, यानी मतदान का मतलब वोट का क्या महत्व होता है। तो जो लोकतंत्र होता है इसमें मतदान इस बात का प्रतीक होता है कि संप्रभुता जनता में निहित होता है, यानी सभी शक्ति जो होता है जनता में निहित होता है। मतदान के लिए न लिंग भेद और न ही संपत्ति की कोई शर्त होती है। देखिए वोट गिराने के लिए किसी प्रकार की
कोई लिंग यानी कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं होता है, तुम महिला है तुम पुरुष है ऐसा, तुम अमीर है गरीब है ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। तो लोकतंत्र में मतदान का सबसे बड़ा महत्व तो ये भी हो गया। तीसरा है मतदान राजनीतिक और सामाजिक चेतना को विकसित करने का एक बड़ा साधन है। मतदान से नागरिकों की स्वाभिमान की भावना पैदा होती है। वोट गिराने से नागरिक खुश होते हैं और उसके अंदर स्वाभिमान का भावना जो है पैदा होता है। समानता क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, जब देश में या राज्य में या कहीं भी सभी को समान रूप से बोलने का अधिकार हो, किसी भी चीज में समान अधिकार है, आवश्यकता की समान होती है, तो ऐसे में उसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। यह मौलिक अधिकार का ही रूप है समानता का अधिकार। समानता की अवधारणा को स्पष्ट है कि सबको समान अधिकार मिलनी चाहिए। सबको कैसा अधिकार, समान अधिकार मिलना चाहिए। इसका जो अर्थ होता है भाई, प्रथम विशेष अधिकार या विशेष सुविधाओं का अभाव दूसरे सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। यहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है कि समानता का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा समान अवसर प्रदान किया जाना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 17 नंबर टॉपिक है आपके सामने, समानता का अधिकार यानी राइट ऑफ इक्वालिटी क्या होता है भाई। संविधान में समता या समानता के अधिकार का विशद वर्णन किया गया है, यानी इसका वर्णन आपको संविधान में मिल जाएगा। भारत के सभी नागरिक कानून की निगाह में एक समान है और सबों को समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। कानून के समान सामने समता, भारत के सभी नागरिकों कानून की दृष्टि में एक समान है। यह अपने जीवन की सुरक्षा और उन्नति के अवसर न्यायालय द्वारा समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ये बात बताया गया है। आगे है आपके सामने यहाँ पे समानता यानी सामाजिक समानता। देखिए समानता होता है, सामाजिक समानता भी होता है, जिसमें समाज में सभी लोग को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, सभी को एक समान रूप से उसको सार्वजनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। अवसर की समानता, सभी लोगों की बोलने की अवसर होता है, अपने अपने जाति वर्ण की प्रचार प्रसार करने की जो है छूट होती है, किसी प्रकार के भेदभाव करने की अवसर नहीं हो मिलना चाहिए। स्त्री है या पुरुष है, इस बात को वह अवसर मिलना चाहिए लोगों को। अस्पृश्यता का अंत, समानता में अस्पृश्यता का जो होता है, जो भेदभाव होता है, वो आपका नहीं होना चाहिए। अंत कर दिया गया है समानता में कि सब लोग समान है, कोई भी किसी में सट जाएगा तो कोई छुआएगा नहीं, ठीक है, मतलब कि जाति भेदभाव को यहाँ पे खत्म किया गया है। राज्य की परिभाषा क्या है साथियों, राज्य की परिभाषा इसमें अरस्तु का नाम सबसे ऊपर आता है। अरस्तु के अनुसार यह राज्य परिवार और ग्रामों का एक संघ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न छपने की बात होगी बहुत ज्यादा, जिसका उद्देश्य होता है कि एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना ही राज्य कहलाता है। यह बात किसने बोला है, तो यह बात जो है आपका अरस्तु साहब बोले हैं। सिसरो का क्या कहना है कि राज्य एक ऐसे बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों की समायोजित भावना और लाभ उठाने में आपसी सहयोग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह बात सिसरो ने कहा। राज्य की सबसे समीचीन परिभाषा गवर्नर साहब का है, यानी सबसे पुराना जो है परिभाषा वो गवर्नर का है। उसने कहा, समीचीन मतलब नया हो जाएगा क्या, उसने कहा कि राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है जो संख्या से चाहे अधिक हो या न्यून, परंतु अस्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ हो, वह वाह्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित न हो, तो ऐसा ही क्षेत्र जो है राज्य कहलाता है। यह गवर्नर साहब का कहना है। अरस्तु, सिसरो और गवर्नर साहब की यह परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जस्टिस क्या होता है, यानी न्याय। न्याय के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मतभेद है, इसमें सब विद्वान का जो अलग अलग राय दिया गया है। जैसे कि वारकर का विचार है कि राज्य का उद्देश्य उन बाहरी परिस्थितियों को स्थापित करना है जो प्रत्येक नागरिक की क्षमताओं के विकास में आवश्यक हो, यही उचित न्याय होता है। इस लक्ष्य को न्याय कहा गया है, ऐसा बात बोला गया। वास्तव में न्याय लोगों की स्वतंत्रता, यहां पर देखिए बहुत अच्छा बात बताया गया है कि वास्तव में न्याय लोगों की स्वतंत्रता, अधिकार और समानता तथा उनके अधिकारी को सुरक्षित और संरक्षण अवसर प्रदान करता है। मतलब ये कहा गया है कि वास्तव में जो न्याय होता है वह लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, यही उचित न्याय है। अधिकार, समानता का अधिकार, यानी अधिकार उसका संरक्षित होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का हनन न किया जाए, तो यही सही से जस्टिस है, उचित न्याय होना चाहिए।
कानूनी न्याय का अर्थ क्या है? जो कि न्याय जो है आपको कानून दिलाते हैं कोई भी मामला में, जब आपको फैसला कानून के द्वारा मिलता है तो यही कानूनी न्याय कहलाता है। ठीक है, कानून न्याय अपने सैद्धांतिक रूप से जहां नैतिक मूल्यों को अनुरूप है। देखिए किताबी भाषा आपको याद करने में बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। ठीक है, तो कानूनी न्याय को आपको याद रखना है, जब कानून के द्वारा उचित न्याय किसी भी टॉपिक पर, किसी भी समस्या में जब आपको कानून की हेल्प लेना पड़े या कानून के द्वारा जो उचित न्याय दी जाती है वो कानूनी न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय क्या है? जब किसी भी प्रकार की समस्या को समाज के द्वारा सुलझाया जाता है और सामाजिक स्तर से उसको दूर किया जाता है, चाहे वो धार्मिक चीज हो, जाति समुदाय के लोग निवास करते हो, कहीं भी कोई भी हो, तो जब समाज के द्वारा ही किसी के विरुद्ध या किसी के प्रति न्याय या फैसला सुनाया जाता है तो इसी को हम लोग सामाजिक न्याय कहते हैं। ठीक है, इसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों के को समान रूप से होना चाहिए। लाइबर्टी क्या होता है? लाइबर्टी यानी स्वतंत्रता क्या होता है? यहां से ये प्रश्न पूछेगा, भी आया है। स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से बना है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है स्वतंत्रता। इस यह लैटिन शब्द के भाषा लिम्बर से बना है, लीबर से बना है। लीबर का तात्पर्य होता है बंधनों से, बंधनों का अभाव होता है। प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? बंधनों का अभाव होता है। इस प्रसंग में लोग स्वतंत्रता का अर्थ किसी प्रकार काम करने की आजादी से मानते हैं। यानी स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। स्वतंत्रता का यही सही अर्थ है कि बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी काम को करने की क्षमता को स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉस्की साहब के द्वारा दो पहलू दिया गया है, नकारात्मक और सकारात्मक। स्वतंत्रता के संबंध में लॉस्की नामक वैज्ञानिक ने दो पक्ष दिया है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है निश्चित समय सीमा के अंतर्गत बंधनों का अभाव होना। एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही बंधन नहीं रहेगा आपके ऊपर, अनुसार स्वतंत्रता। सामाजिक सिद्धांतों के ऊपर नियंत्रण का अभाव होता है। ठीक है, ये बात बोला गया है। जबकि स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू कहता है कि अधिक महत्वपूर्ण इसका है कि आत्मविश्वास अथवा अपने व्यक्तिगत विकास के लिए उपलब्ध समुचित अवसर को कहा जाता है। नकारात्मक मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि यानी एक सीमित सीमा के लिए आपके ऊपर से कोई प्रतिबंध हटा लेता है। जबकि सकारात्मक कहता है इसमें आपको बिल्कुल रूप से किसी भी महत्वपूर्ण काम में एकदम आत्मविश्वास के साथ व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर देना ही आपका सकारात्मक होता है, स्वतंत्रता होता है। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 23 नंबर यानी टॉपिक है आपका 23 नंबर। अभी बहुत सारा पढ़ना है, दिल थाम के बैठे रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा टॉपिक ही हम खत्म कर देंगे। तो आपका 23 नंबर जो टॉपिक है वो संप्रभुता, ये क्या होता है? देखिए औपचारिक संप्रभुता के विविध रूप यानी इसका रूप है। तो औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, हालांकि ये बात को हमने ऊपर में आपको बताया था संप्रभुता के बारे में, जिसके नाम से कार्य हो वह औपचारिक संप्रभुता होता है, जो वास्तव में कार्य करे वह वास्तविक संप्रभुता होता है। जैसे इंग्लैंड में राजा औपचारिक तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभु होता है। देखिए मतलब इसका मतलब ये समझिएगा आप लोग, संप्रभुता जिसके नाम से कार्य होता है, यानी जो केवल जिसका नाम से केवल नाम है राष्ट्रपति और उसके नाम पर काम हो रहा है तो वो औपचारिक संप्रभुता होता है। और जो वास्तव में कार्य करता है वह वास्तविकता संप्रभुता होता है। जैसे इंग्लैंड में राजा औपचारिक होता है और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वह वास्तविक संप्रभु होता है। नाम होगा राष्ट्रपति काम किया है लेकिन करने वाला काम कौन होगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून की परिभाषा क्या है भाई साहब? कानून क्या होता है? चलिए, कानून अंग्रेजी शब्द लॉ का हिंदी अनुवाद। देखिए लॉ का मतलब होता है कानून, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द ले से हुआ है। आज तक आप नहीं जानते थे तो आज जान लीजिए, कानून शब्द की उत्पत्ति जो है वो जर्मनी भाषा के ले से हुई है, जिसका अर्थ होता है निश्चित या समानता। लो का मतलब ही होता है निश्चित या समानता। राज्य की ओर से जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उन नियम को ही कानून की संज्ञा दी जाती है। यानी जो भी निर्माण किया जाता है, जो भी नियम बनाया जाता है उन्हीं को कानून कहा जाता है, कानून की संज्ञा उन्हीं को दिया गया है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, कानून नियमों के उस समूह को कहते हैं जिसे राज्य द्वारा मान्यता दी गई है और न्याय के प्रशासन में लागू किया गया हो,
वही आपका कानून होता है। चलिए, कानून के बारे में ज्यादा नहीं समझना है आपको, छोटी मोटी बात समझ में आ गया है, उसी से आपको बात को लंबी तगड़ी बनाकर लिखनी होगी परीक्षा में। लोकतंत्र क्या होता है यानी डेमोक्रेसी क्या है, आइए देख लेते हैं। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। हाँ देखिए, लोकतंत्र जो है ये क्या है, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया से बना है, इस बात को याद रखिएगा। डेमोक्रेसी जो है ये जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, डेमोस से बना है और दूसरा क्रेटिया से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। बस इतना याद रखिएगा तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है, इसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन की इस परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। इसके अनुसार जो है लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें शासन जनता के द्वारा तथा जनता के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था है। शीले के अनुसार कहा गया है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, ये शीले साहब के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा। देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के संबंध में जॉर्ज आसलर ने कहा है कि धर्म निरपेक्ष राज्य इस विश्व अथवा वर्तमान जीवन से संबंधित है जो धार्मिक या द्वैतवादी विचारों से बंधा हुआ न हो। द्वैतवादी यानी जो दो विचारों का मानने वाला न हो। इसका अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य है जो सांसारिक, लौकिक एवं ऐच्छिक है तथा उसका कोई धर्म नहीं है। उसका कोई धर्म नहीं है यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, यह एक निरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्म समान है कि हम भारतीय हैं, यहाँ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ जो भी करना वो करना है। लेकिन जब बात आएगी भारत की या किसी देश की तो वहां पे सभी धर्म समान होंगे यानी धर्मनिरपेक्ष होंगे। चलिए, मौलिक अधिकार क्या होता है, जब बार बार हमने चर्चा किया है। फंडामेंटल राइट क्या होता है, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होने के परिणाम स्वरूप संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उन अधिकारों को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक। तो मौलिक अधिकार के बारे में आपने तनी मनी जान लिए यहाँ तक। ठीक है, उन अधिकारों को राज्य का द्वारा विशेष हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी लोग का जो है वे अधिकार होता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होना चाहिए। मौलिक अधिकार का सीधा मतलब समझ लीजिए एक लाइन में, वे अधिकार होता है जो व्यक्ति के हित में हो, व्यक्ति अपने लिए करते हैं और व्यक्ति के अहित की चर्चा जहां पर ना हो, जिसमें कोई दूसरा लोग हस्तक्षेप ना करे, तो इसी को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के किसी के बात को, किसी की भावना का कोई भेदभाव ना करे, कोई भी उसकी आलोचना ना करे, यही होता है। आगे आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जो कि वहां से ही रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, यानी ऊपर हमने पढ़ाए हैं उसी सबसे रिलेटेड यहाँ पर भी प्रश्न होगा। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करे, तो इसके बारे में हमने ऊपर में ही आपको बताया है राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। यह राज्य और नगर का अध्ययन होता है, इसी को राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान है या नहीं है, इस बात पर भी हमने वर्णन किया है, हालांकि यहाँ पर भी बात दिया गया है, जैसे कि प्रोफेसर गार्नर का यहाँ पे बात दिया गया है, सभी को हटा हटा के दिया गया है। शीले का क्या कहना है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उनकी बात भी है यहाँ पर, तो इन चीज को आपको देख लेना है। संघर्षों एवं मतभेदों से भरे समाज में राज्य और राजनीतिक एकता, यहाँ से प्रश्न ये बहुत कम इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट चलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ से प्रश्न छपेगा एग्जाम में, अराजकतावादी से आप क्या समझते हैं और ये क्या होता है। तो अराजकता का मतलब, ये बात हमने ऊपर नहीं पढ़ाया था, अभी पढ़ा देते हैं। अराजकता का शाब्दिक अर्थ होता है भाई राज विहीन समाज, यानी वैसा समाज जहां पे राज्य ना हो। ठीक है, यह विचार बहुत पुरानी है, किंतु आधुनिक अराजकता और प्राचीन अराजकता में अंतर यह है कि जहां प्राचीन विचारधारा में केवल राजनीतिक सत्ता के प्रति विरोध था। देखिए प्राचीन यानी पहले जो था अराजकता में केवल राजनीतिक सत्ता के प्रति लोग विरोध करता था, यानी राजनीतिक को वो दोषी ठहराया जाता था।
लेकिन आधुनिक अराजकता में तीनों सत्ताओं, राज, धर्म और पूंजीवादी, इन तीनों के प्रति विरोध हो रहा है। हक्सले के शब्दों में अराजकता वह समाज है, यहां से आपको याद रखना होगा ये पॉइंट। हक्सले साहब ने क्या बताया? अराजकता वह समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक हो, इसी को अराजकतावादी या अराजकतावाद कहते हैं। जैसे कि उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अराजकतावादी राज से ही नहीं वरन हर प्रकार की सत्ता से व्यक्ति स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से वो जो है बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, हर प्रकार से वह स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। ठीक है, यही बात है अराजकतावादी में आपको बताना पड़ेगा। यूनिट 3 से है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है देखिए, राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न उपागमों की चर्चा करिए या विभिन्न क्षेत्र के बारे में बताइए। जो कि ऊपर में हमने बताया था, पारंपरिक उपागम बताए हैं। ऊपर में आपको हम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य बताएं, इसका अध्ययन क्यों करना, ये बात भी ऊपर चर्चा हुआ है। तो ये सारी बात को हमने ऊपर में पढ़े हुए हैं, तो इसको हम नीचे चलेंगे। ठीक है, राज की उत्पत्ति। साथियों, हमने राज की उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है, इनके बारे में विभिन्न बातों को हमने ऊपर में ही समझा है। यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है और प्रश्न को हम लोग टिक कर करके हम ग्रुप में दे देंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। संप्रभुता को भी हमने ऊपर में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संप्रभुता में दो प्रकार से यहाँ पे बांटा गया था, वास्तविक और एक औपचारिक में बांटा गया, जो कि हमने ऊपर में ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, यहां से बहुलावादी ये विचारधारा, ये बहुलावादी के विचार के 100% यहां से प्रश्न आपका बनेगा इस बार। बहुलवाद के सिद्धांत क्या होता है? तो राज केवल एक समुदाय है, राज को एक समुदाय कहा गया है। आदर्शवादियों के भांति बहुलावादी राज को सर्वव्यापक या शक्तिमान और नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता है। बहुलावादी राज जो है, इसको जो है आदर्शवादी लोग जो है बहुलावादी राज की सर्वव्यापक या सर्वशक्तिमान है या नैतिक संस्था के रूप में इसको स्वीकार नहीं करता है। उनके अनुसार समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज अन्य समुदाय की भांति एक ही समुदाय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह बात आपका यहाँ पे बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुलावादी के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ बातें दिया गया है, बाकी कुछ टॉपिक और है। बहुलावादी तो इंपोर्टेंट है, 100% इंपोर्टेंट है, इसकी आलोचना भी किया गया है, देख सकते हैं। बहुलावादी का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है और इन सब के बारे में हमने ऊपर में पढ़ा ही है। तो सबको मिला जुला करके आपको आंसर देना है, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस बातों को समझिए। स्वतंत्रता क्या होता है, कब आप स्वतंत्र होते हैं, ये बात भी हमने अभी अभी ऊपर में पढ़ाया है। ठीक है, हॉब्स, मैकेनी, हावर्ड्स, स्पेंसर, लॉस्की, वर्न्स, इन सब की बातों को हमने पढ़ा है। इसके अलावा स्वतंत्रता की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये देख सकते हैं। माय स्टूडेंट है कामनी कुमारी, तो यहाँ पर जो है ये सारा चीज हमने आपको बता दिया। सिविलिटी क्या होता है, लोकतंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करें। लोकतंत्र क्या होता है, कहाँ से बना है, जैसे कि लाइबर्टी हमने आपको ऊपर में बताया। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द क्या होता है, ये कैसे बना है, इसके डेमो से बना है। तो वही बात है जो हमने ऊपर बताया, वही सारा बात यहाँ पर भी है। ठीक है, इसलिए इसे बताना जो उचित नहीं समझते हैं। फिलहाल जो है आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया है, एक एक प्रश्न को हमने बता दिया है। बस इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से छपेगा। बस इस एक वीडियो को देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास को भी देखना है, जो हमने बता चुके हैं, वीडियो उपलब्ध है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद आप लोगों को जो यहाँ तक समय दिए और यहाँ तक वीडियो को देखे। धन्यवाद।